Hello, my dear student. This is Sonia Kaushik, and today we are going to start our next topic in biotechnology, that is cloning vectors. Students, cloning vectors are the carriers or vehicles, you can say, to carry foreign gene, foreign gene vehicle that carries foreign gene and transfers into host cell. ऑलराइट, क्लोनिंग वेक्टर क्या काम करते हैं? अगर इसके अंदर हम कोई भी फॉरेन जीन या डिजायर्ड जीन डालते हैं तो उसे होस्ट सेल में पहुंचाने का काम क्लोनिंग वेक्टर्स करते हैं. वी हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ मलेरियल पैरासाइट में अगर हम बात करें, द मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, दैट इज द कॉजल प्रोटोजोन that is responsible for malaria, but that malaria is transmitted by female anopheles mosquito. So female anopheles mosquito is acting as a vector. वहाँ पे मॉस्किटो किसका काम कर रहा है? वेक्टर का काम कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है, व्हीकल का काम कर रहा है, जो मॉस्किटो जो है इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन के अंदर जो है वो डिजीज जो है ट्रांसमिट कर रहा है, या आप कहें इन्फेक्टेड मॉस्किटो, द मॉस्किटो दैट हैव प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, तो वो जो है मलेरिया को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वन क्लोनिंग वेक्टर. हम एक क्लोनिंग वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड एक बार दोबारा आपको बता देते हैं. प्लाज्मिड दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर कुछ बेनिफिशियल फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फर्टिलिटी फैक्टर या रेजिस्टेंस या वायरुलेंस, डिफरेंट तरह के करेक्टर, बेनिफिशियल करेक्टर्स प्रोवाइड करने के लिए प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट. और ये क्या है स्टूडेंट्स? आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन वन वीडियो दैट प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular DNA, all right, and they are specifically providing some beneficial you can say characteristics or feature to the bacteria. Now if today I will talk about, अगर हम प्लाज्मिड को एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज कर रहे हैं तो क्या एसेंशियल फीचर्स एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होने चाहिए. क्लोनिंग वेक्टर लाइक हमने अभी तक प्लाज्मिड यूज किया, आज मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताऊंगी. तो क्लोनिंग वेक्टर को प्लाज्मिड को एज अ क्लोनिंग वेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या एसेंशियल फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए. एसेंशियल फीचर्स क्या देखेंगे स्टूडेंट? तो सबसे पहले है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 2-3 मार्क्स में सीबीएसई में पूछ लिया जाता है, नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अगर हमारा क्लोनिंग वेक्टर, अगर हमने प्लाज्मिड लिया है या और भी कोई क्लोनिंग वेक्टर लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे, जब तक इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तब तक इट कैन नॉट मेक इट्स मल्टीपल कॉपीज. और जब तक क्लोनिंग वेक्टर खुद की मल्टीपल कॉपीज नहीं बना पाएगा तो हमने जो उसमें जीन इंसर्ट किया उसकी मल्टीपल कॉपी नहीं होगी, जीन क्लोनिंग नहीं होगी, सो इट विल बी ऑफ नो यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी क्लोनिंग वेक्टर, जैसे हम प्लाज्मिड की बात करें, तभी प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा और नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा. सपोज दिस इज द प्लाज्मिड, हमने उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और इसके अंदर हमने डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया. नाउ वी हैव इंसर्टेड दिस रिकम्बिनेंट डीएनए. ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास आया, प्लाज्मिड के अंदर डिजायर्ड जीन है, उसको काइमेरिक डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए हमने कहा. नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड दिस इनटू होस्ट सेल. तो जब तक इस क्लोनिंग वेक्टर की मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी तो हमारे जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है दैट ऑल्सो नॉट एबल टू मेक मल्टीपल कॉपीज, सो आवर पर्पज विल नॉट सॉल्व. जीन क्लोनिंग का पर्पज यहाँ से पूरा नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द, यू कैन से, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ क्लोनिंग वेक्टर. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर दैट शुड बी प्रेजेंट इज selectable marker. Now students, it is important to know the site where the gene of interest is inserted specifically. हमने, क्योंकि क्लोनिंग अगर हम देखें बैक्टीरिया ही विजिबल नहीं है तो प्लाज्मिड तो विजिबल नहीं होगा.
तो अब ये इनविजिबल है तो हमें कुछ प्रूफ तो चाहिए, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर जो है प्रूफ की तरह काम करते हैं, कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डाला है एंड वेदर द जीन इज सक्सेसफुली इंसर्टेड इन क्लोनिंग वेक्टर और नॉट। ऑलराइट, तो सेलेक्टेबल मार्कर से हमें पता लगता है। एंड वी कैन टेक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड के अंदर अभी हमने बात की, इसके अंदर ओराई साइट होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, प्लाज्मिड्स के अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी मिलते हैं, जैसे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, दी 2 एंटीबायोटिक्स। अगर बैक्टीरिया के अंदर ये 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो बैक्टीरिया विल एबल टू ग्रो इन द मीडियम दैट कंटेन एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। यही बेनिफिशियल फीचर यहाँ पे रेजिस्टेंस का ये प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया को, अपनी सेल को जो है प्रोवाइड कर रहा है। सो वी कैन यूज दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। हम इनको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। हैव अ लुक कि हम उनको कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। एंड आई एम टेकिंग दिस एम्फिसिलिन एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। एम्फिसिलिन को मैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्ट करती हूँ। और अगर हमने अब अपना जीन डालना है तो देखिए कि ओराई साइट यहाँ है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ है, और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जहाँ है, we have to cut the ampicillin resistant gene with the help of restriction enzyme। हमने restriction enzyme की हेल्प से कहाँ कट लगाया स्टूडेंट्स? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर। और आप देखिए कि इस तरीके से हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर इंसर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज की हेल्प से हमने उसे जोड़ दिया। और नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट, हाउ विल कम टू नो, हमें कैसे पता लगेगा हमारा डिजायर्ड जीन सक्सेसफुली इंसर्ट प्लाज्मिड में हुआ है या नहीं हुआ है? बिकॉज वी हैव टू गो फॉर क्लोनिंग। देन हमें जीन क्लोनिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर करना है होस्ट सेल के अंदर, तो बिफोर ट्रांसफरिंग वी शुड कंफर्म दैट वेदर अवर जीन इज इंसर्टेड सक्सेसफुली और नॉट। हमारा जीन जो हम चाहते हैं जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना, क्या वो सही साइट पे सही तरीके से इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये सेलेक्टेबल मार्कर हमें हेल्प करते हैं। they give us proof कि yes your gene is successfully inserted or not। तो देखिए कैसे स्टूडेंट्स। नाउ जब बैक्टीरिया के अंदर, सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर ये प्लाज्मिड था जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी था और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी था। ऑफ कोर्स ओराई साइट तो होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हमने इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने कहाँ डाल दिया? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर। नाउ अब पहले क्या था, जब बैक्टीरिया के अंदर दोनों जीन प्रेजेंट थे, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, तब बैक्टीरिया को जब हम कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे एंड वी एड एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन इन दैट मीडियम, सो बैक्टीरिया विल एबल टू ग्रो। बैक्टीरिया क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस के लिए प्लाज्मिड में जीन्स थे, तो दैट द बैक्टीरिया कैन एबल टू ग्रो इन एम्फिसिलिन मीडियम और इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। बट व्हाट हैपन आफ्टर इंसर्शन, जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर इंसर्ट कर दिया, नाउ इट विल नॉट वर्किंग। अब ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि उसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया। एंड स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल inactivation। This activation, this is asked in 1 to 2 marks students in CBSE also, important for NEET also। See, we are using antibiotic resistant gene as a selectable marker and I have selected this ampicillin resistant gene as a selectable marker and we have cut the ampicillin gene within between with the help of restriction enzyme and we put our desired gene in between the sequence of ampicillin। So what happened, this ampicillin gene will no longer working। अब ये काम नहीं करेगा, इंसर्शन ये इनएक्टिव हो गया क्योंकि इसके बीच में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अब हम जब इसको दोबारा से होस्ट सेल के अंदर डालेंगे तो बैक्टीरिया विल एबल टू ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम बट नॉट एबल टू ग्रो इन एम्फिसिलिन मीडियम, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हमने कुछ उसको छेड़ा नहीं है,
तो वो एज सच इंटैक्ट है, दैट कैन प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम टेट्रासाइक्लिन इफेक्ट। बट एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट कर दिया, तो इट विल नो मोर वर्किंग, अब ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। सो दिस प्रोसेस is called insertional inactivation. It is a process in which the desired gene is inserted or foreign gene is inserted within the sequence of antibiotic resistant gene to confirm the insertion of desired gene or not. confirm करने के लिए कि desired gene, that's why क्योंकि ये हमें confirmation दे रहा है यहाँ से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, selectable marker। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, बीटा गैल भी एक जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को जो है कोड करता है। तो अगर हम बीटा गैल जीन को कुछ बुक्स में एग्जांपल दिया है बीटा गैल जीन का, तो दैट इज अगर हम लैक ओपेरॉन के अंदर होता है, एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप, उनको ओपेरॉन बोलते हैं। लैक्टोज शुगर को यूज करने के लिए जो जीन्स हैं उनको हम लैक ओपेरॉन कहते हैं स्टूडेंट्स। और 3 सेट्स का एक जीन है ZYA, तो उसमें जो Z जो जीन है दैट फॉर्म्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस लैक ओपेरॉन इन दिस चैप्टर। हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लैक ओपेरॉन का पूरा एक टॉपिक करना है। तो अभी आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि बीटा गैल जीन जो है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को भी हम यूज कर सकते हैं, और एक बीटा गैल जीन है उसको भी हम यूज करते हैं, दैट कोड फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑलराइट। सो यहाँ से हम जो है कलर फॉर्म में जो है अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं, वेदर इंसर्शन इज डन और नॉट। यहाँ तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं, वेदर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और नॉट। ऑन दैट बेसिस वी आर डिफरेंशिएटिंग द बैक्टीरिया दैट वी हैव इंसर्टेड अवर जीन सक्सेसफुली और नॉट। लेकिन यहाँ हम कलर के बेसिस पे बताएंगे स्टूडेंट्स। इफ ब्लू कलर कॉलोनीज आर देयर दैट मीन्स वी हैव नॉट इंसर्टेड द जीन, बट इफ द इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैल जीन टेक प्लेस, it will not form blue colored colonies, colorless colonies will be formed. That is the confirmation that we have inserted our gene in beta gal gene successfully. Alright students, तो different तरह के selectable markers हम use करते हैं, पर्पज इनका एक ही है कि हमें confirm करना है whether the inserted gene is inserted successfully or not. Alright, थर्ड स्टेप की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स restriction sites की। restriction साइट्स की हम बात करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास एक प्लाज्मिड है स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू यूज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट ओपन द वेक्टर सो दैट वी कैन इंसर्ट अवर डिजायर्ड जीन विद इन द सीक्वेंस। हम अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट पे जो है कट करके वेक्टर को ओपन करना होता है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ प्लाज्मिड का, तो कट करके उसको ओपन करना है स्टूडेंट्स। तो लेकिन अगर इसमें मोर देन 1 रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट, अगर एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, इट विल फॉर्म मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। इसके वेक्टर खुद ही ओपन हो जाएगा, इसके खुद ही मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ इंसर्ट करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। सो रेस्ट्रिक्शन साइट्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी लिमिटेड 1 or 2 रेस्ट्रिक्शन साइट मस्ट बी देयर। अगर एक है तो बहुत अच्छा है, तो हम सक्सेसफुली बस वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट पे एंजाइम स्पेसिफिकली उसी सीक्वेंस पे कट करेगा, वहीं हम अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहला हमने कैरेक्टर किया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेट करने के लिए प्लाज्मिड के लिए इंपॉर्टेंट है या क्लोनिंग वेक्टर के लिए। देन सेलेक्टेबल मार्कर, जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमारा जीन सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वी कैन नॉट गो further step. Then restriction sites, these sites should be limited so that not you can say unwanted cut जो है प्लाज्मिड में ना लगे, वेक्टर में ना लगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो एक क्लोनिंग वेक्टर के लिए होना चाहिए स्टूडेंट, दैट इज साइज। ऑलराइट, साइज। अगर हम प्लाज्मिड की बात करें, इफ वी आर यूजिंग प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो इसका साइज होना चाहिए स्टूडेंट 8 to 10 kb। दिस इज रिगार्डेड एज आइडियल साइज ऑफ अ प्लाज्मिड टू बी यूज एज वेक्टर। ना तो प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही प्लाज्मिड का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगर हम फेज मेट की बात करें, अगर हम लैम्डा फेज डीएनए को एज अ जो है वेक्टर यूज करें, तो उसका 49 kb तक उसका साइज जो है हो सकता है। दिस इज फेज मेट। अगर स्टूडेंट्स फेज क्या होता है, बैक्टीरियो फेज आपको पता है, फेजिस क्या है, बैक्टीरियोफेज
बैक्टीरियोफेज या फेज भी इनको कॉमनली कहा जाता है स्टूडेंट। दीज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस को फेज कहा जाता है। अलग अलग तरह के हो सकते हैं, फिलामेंटस फेज, लैम्डा फेज, अलग अलग टाइप्स के हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फेज डीएनए को यूज कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वी हैव यूज प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वेक्टर, देन वी कैन यूज फेज डीएनए। दिस इज फेज डीएनए। We can use phase DNA as a plasmid, but if we are using this plasmid and you can say phase DNA, so that is called phase mid. This is the part of phage, bacteriophage, and this mid is from plasmid. So this is the combination of phase DNA plus plasmid. Third, cloning vector can be used as cosmid. What is cosmid, students? What is cosmid? Core sites, only core sites of phage DNA, and rest is plasmid plus plasmid. अगर हम क्लोनिंग वेक्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं कोर साइट्स को यूज करके, दैट आर प्रेजेंट इन फेज डीएनए एंड प्लाज्मिड, तो दैट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इज कॉल्ड कॉस्मिड। फेजमिड मैंने आपको बताया फेज डीएनए प्लस प्लाज्मिड को अगर हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स यूज किए जाते हैं टू क्लोन द लार्ज साइज ऑफ ह्यूमन डीएनए। जैसे हम बात करें यैक एंड बैक, दिस इज ईस्ट artificial chromosome, and this is bacterial artificial chromosome। और स्टूडेंट इसमें बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट कहीं ना कहीं है, इसमें ईस्ट। तो दीज आर आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Generally these plasmids or you can say present in bacterial cell, but these are you can say this yeast is eukaryotic cell, so these are you can say somewhat having a largest capacity to take the foreign DNA, you can say. Alright, so we have discussed that what type of cloning vector we can use, plasmid as a cloning vector, then we have used phage DNA as a vector, then phasemid, that is combination of bacteriophage and plasmid, then we have used cosmid, that is made up of cos sites and phage DNA, then back. And yes, if we want to transfer a desired gene in animal cells, so we can also use retroviruses. Retroviruses student generally they are important as they have reverse transcriptase enzyme like HIV, but if we you can say disarm these viruses, means अगर हम इनका पैथोजेनिक इफेक्ट को कम कर दें, इनका वायरुलेंट नेचर को अगर हम चेंज कर दें, तो वी कैन यूज दिस retroviruses as to transfer the DNA in you can say desired fragment of DNA or gene in the animal cell. प्लांट सेल्स की बात करें स्टूडेंट, तो टीआई प्लाज्मिड्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। टीआई प्लाज्मिड, वी विल डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड इन डिटेल ऑल्सो। सो दिस टीआई प्लाज्मिड इज टेकन फ्रॉम agrobacterium, it is taken from a bacteria agrobacterium tumefaciens, agrobacterium tumefaciens, that causes crown gall disease in dicots, very very important, crown gall disease in dicot plant. And this agrobacterium tumefaciens, it have a TI plasmid that can also be used to transfer genes in plants. Plants के अंदर अगर हमें desired gene transfer करना है, specifically dicot plants के अंदर, so we can use this TI plasmid. हम TI plasmid को अगर disarm कर दे, इसका virulent nature को इसको remove कर दे, then we can use this as a plasmid. So one by one we will discuss these cloning vectors as detailed. Today I have given you a brief idea what other types of cloning vectors can be used, because we have just discussed this plasmid in our last lecture. So today I have given you basic idea what type of other plasmid we can use. Alright, so today we have discussed plasmid, phagemid, cosmid and this TI plasmid retroviruses along with the essential features present in
cloning vector. Alright students, thank you.